हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का देहरादून स्टडी पॉइंट पे और मैं हूं मोहित सिंह रावत। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर यह जो क्लास है यह है कठोर सर की बुक जो हम आपको डिस्कस करवा रहे हैं। यशवंत कठोर सर की बुक है। आज इसका पार्ट 3 है। पिछले एक हफ्ते से हम आपको क्लास नहीं दे पाए थे। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे अपने कार्य क्षेत्र पे नहीं थे, जिस कारण हम आपको क्लास नहीं दे पाए, लेकिन अब आपको क्लास देंगे और 20 अगस्त तक यह जो बुक है कठोर सर की वो आपको कंप्लीट भी करवा देंगे। तो देखिए 20 अगस्त तक हम आपको कंप्लीट करवा देंगे। 1-1.5 घंटे की क्लास आज भी होगी और फिर कल भी देंगे, और परसों जितना भी डाटा बच जाएगा, अगर जितना भी हमारे पास जो बचेगा वो आपको कंप्लीट करवा देंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 तक हमने डिस्कस कर दिया था। कठोर सर की बुक को जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं एमसीक्यूज के माध्यम से आपके सामने रखते हैं और फिर वहीं पर उनके डिटेल व्याख्या और अदर फैक्ट भी आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45 तक हमने डिस्कस कर लिया था, अब आगे करेंगे। तो ये हुआ 37, 38, 39 और अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो 45 तक डिस्कस कर लिया था दोस्तों, यहाँ तक हमने डिटेल से देखा था। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 46 है कि मध्य हिमालय का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कौन था, यह आपको बताना है। और क्वेश्चन से आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर कौन सा वंश अब शुरू हो गया होगा। तो बताइए जरा कि मध्य हिमालय का जो प्रथम ऐतिहासिक राजवंश था वह कौन था। कुणिद था, पौरवर्मन था, कार्तिकेयपुर था या फिर नागवंश था। तो क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर क्या हो सकता है, और सोचिए आप सभी। तो जी हाँ दोस्तों, आप सभी इसका सही आंसर देंगे। ऑप्शन नंबर सी यानी कार्तिकेयपुर इसका बिल्कुल सही है। मध्य हिमालय का जो प्रथम ऐतिहासिक राजवंश था वह कार्तिकेयपुर था। और यहीं पर दोस्तों अगर राजनीतिक पूछा जाता तो राजनीतिक में कौन सा हो जाता, तो राजनीतिक में कुणिद हो जाता। अब जरा यहाँ पे देखिए कार्तिकेयपुर राजवंश की बात करते हैं तो लगभग जो सभी विद्वानों ने इसका जो काल माना है वो 700 से लेकर 1050 ईस्वी तक माना है। कुछ इतिहासकार कत्यूरी और कार्तिकों को दोनों एक ही मानते हैं, लेकिन हम कठोर सर की बुक के अनुसार चल रहे हैं। उनका मानना है कि जो कत्यूरी वंश है और कार्तिकेयपुर वंश है दोनों अलग अलग है। तो कत्यूरी वंश हम बाद में पढ़ेंगे जब गढ़वाल पौर वंश हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे हम केवल कार्तिकेय वंश ही पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ और फैक्ट है कठोर सर के अनुसार कि मध्य हिमालय में जो प्रथम राजनीतिक एकता स्थापित करने का जो श्रेय जाता है वो इन्हीं को जाता है, कार्तिकेयपुर को। और इनकी राजधानी जोशीमठ के निकट थी जो कार्तिकेयपुर स्थान है, और बाकी दूसरी राजधानी की बात करें तो बैजनाथ थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 और इसका आंसर दीजिए जरा। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रथम कार्तिकेयपुर नरेश बसंत देव था, यह किस राजा के अभिलेख से जानकारी मिलती है। तो क्वेश्चन से आप समझ चुके होंगे कि यह हम क्या बात कर रहे हैं, कार्तिकेयपुर वंश की बात कर रहे हैं। और कार्तिकेयपुर राजवंश का जो संस्थापक था वह कौन था, बसंत देव था। तो इसकी जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है यह आपको बताना है। तो ये सिंपल क्वेश्चन था कि पहला जो इसका संस्थापक कौन था, बसंत देव था। लेकिन थोड़ा टफ प्रश्न यहां पर यह है कि किस अभिलेख से हमें यह पता चलता है। तो बताइए जरा कौन सा राजा का अभिलेख है जिससे हमें यह पता चलता है। 47 का राइट आंसर त्रिभुवन राज, सुभिक्ष राज, निम्बर देव या फिर पद्म देव। तो 47 का सही आंसर क्या होगा जरा सोचिए। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। तो त्रिभुवन राज, सुभिक्ष राज, निम्बर देव या फिर पद्म देव। तो क्या होगा 47वें क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर, अगर आप ए पे जा रहे हैं, त्रिभुवन राज का जो अभिलेख है जो बागेश्वर से प्राप्त हुआ है, अगर आप इसे चूज कर रहे हैं तो यह बिल्कुल सही है। 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब है अगला क्वेश्चन। तो 48 और 49 इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए क्वेश्चन यहां पर यह है, जैसे कि पहले बताया था कि कत्यूरी और कार्तिकेय, बहुत से इतिहासकार दोनों को एक ही मानते हैं। तो सबसे पहले कार्तिकेयपुर और कत्यूरी दोनों को एक मानने का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था यह आपको बताना है। कठोर सर ने, एटकिंसन महोदय ने, डॉक्टर सरकार ने या फिर शिव प्रसाद डबराल जी ने। तो बताइए जरा क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर क्या होगा। तो सोचिए जरा क्या इसका सही आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, 48वां क्वेश्चन सही आंसर क्या हो सकता है। तो देखिए 48वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा एटकिंसन महोदय। एटकिंसन महोदय ने ही सबसे पहले कत्यूरी और कार्तिकेय को एक मानने का विचार दिया था। और इससे इंपॉर्टेंट दोस्तों और भी फैक्ट है कि देखिए कई बार बोला जाता है कि जो कार्तिकेयपुर राजवंश है उसका संस्थापक वासुदेव था, कोई कहते हैं वसंत देव था, लेकिन जो एटकिंसन महोदय है वह बोलते हैं कि जो वासुदेव और वसंत देव है दोनों एक ही हैं। और वासुदेव का जोशीमठ से हमें एक यहां पर क्या मिला, एक लेख मिला है जिसमें उसकी उपाधि क्या मिली है, जिसमें उपाधि मिली है गिरिराज चक्र चूड़ामणि। और यह प्रश्न दोस्तों यूकेएसएससी ने आपको पूछा है कि जो चक्र चूड़ामणि है वो किसकी उपाधि होती थी। तो वो कार्तिकेयपुर राजाओं की उपाधि होती थी, और कार्तिकेय अगर ऑप्शन में ना आए तो कत्यूरियों की उपाधि होती थी। तो इसका आंसर तो आप समझ चुके हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, और बसंत देव से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न अभी बन सकते हैं उसे अलग से आपको डिटेल से डिस्कस भी करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर दीजिए फिलहाल जरा कि निम्न में से कौन सा सलादित्य वंश का संबंधित नहीं है।
तो अब आपको यह बताना है जो सरोड़ादित्य वंश है इससे कौन संबंध में नहीं है, यानी इस राजवंश से कौन सा राजा संबंध नहीं है, इच्छत देव, देशज देव, सुभिक्ष राज या फिर कल्याण राजदेव। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, सोचिए जरा क्या इसका सही होगा। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो सोचिए जरा। तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर आपको क्या मिलेगा। इसका सही आंसर दोस्तों जो आपको मिलने वाला है वो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कल्याण राजदेव। यह बिल्कुल सही है। देखिए दोस्तों अब इन्हीं को जो हमने अभी पढ़ा था इसे डिटेल से देखते हैं। तो देखिए जो चीजें हमने पढ़ी थी अब यहां पर थोड़ा इसे डिटेल से समझते हैं। कुछ बातें यहां पे कठोर सर की बुक से हैं, कुछ थोड़ा आउट ऑफ बुक से भी हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो सभी हमने आपके सामने रखे हैं। तो पहला है देखिए कि कार्तिकेयपुर राजवंश की बात करते हैं तो इसका जो पहचानने का जो मुख्य स्रोत हमें मिलता है वो मिलता है बागेश्वर का त्रिभुवन शिलालेख। जो त्रिभुवन राजा था उसका जो शिलालेख था वहां से हमें इसकी जानकारी मिलती है। तो देखिए सबसे पहले बसंत देव इसका संस्थापक था, इसी को वासुदेव भी कहते हैं और 700 ईस्वी के आसपास इस वंश की स्थापना हुई थी यह कहा जाता है। अब जरा यहां पे देखिए कि बसंत देव से क्या क्या प्रश्न बनते हैं। देखिए यहां पर दोस्तों प्रश्न ऐसे बनते हैं कि बागेश्वर लेख के अनुसार यहां पर जो मंदिर है स्वर्णेश्वर मंदिर, यानी स्वर्णेश्वर नामक ग्राम दिया था एक मंदिर के लिए बसंत देव ने। बाकी दोस्तों जो जोशीमठ का नरसिंह मंदिर है इसका निर्माण भी बसंत देव ने करवाया था, ऐसा भी कई किताबों में मिलता है। लेकिन दोस्तों अगर हम कठोर सर की बुक पढ़ते हैं तो वहां पर यह बताते हैं, यानी कठोर जी बताते हैं कि जो यहाँ पे नरसिंह मंदिर है, जो जोशीमठ का नरसिंह मंदिर है, ये जो बाहरी राजा था, जो यहाँ पे जो राजतरंगिणी जो बुक है जहां से हमें पता चलता है कि ललितादित्य ने आक्रमण किया था, तो ललितादित्य ने या फिर गणपति देव ने, जो गणपति नागवंश का राजा था, इसने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। लेकिन थोड़ा ये विवादित है, फिर भी रखा है दोस्तों। बाकी यहाँ पे देखिए कि इनकी रानी का नाम क्या था, नारायणी था, यानी राज नारायणी था। कहीं पर सैन्यारा भी नाम इनका मिलता है। तो यहां पर क्वेश्चन एक हो गया। जरा यहां पे देखिए यहां पर जो कठोर सर है वो खरपट देव को बसंत देव का ही वंश मानते हैं और इसी के बाद त्रिभुवन राज तक इन्हीं का वंश को मानते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर जो खरपट देव वंश है ये दूसरा वंश भी माना जाता है, क्योंकि उत्तराखंड का जो इतिहास है वो काफी विवादित है। तो खरपट देव वंश इसका बिल्कुल सही है। खरपट देव के बाद कल्याण देव आए थे और कल्याण देव के बाद करें त्रिभुवन राज आए थे। और त्रिभुवन राज से दोस्तों केवल इतना ध्यान रखना है बस एकमात्र कि इसके शासन काल में एक राजा था जो पाल वंश का धर्मपाल, इसने आक्रमण किया था। तो धर्मपाल ने किस कत्यूरी या फिर किस कार्तिकेयपुर राजा के काल में आक्रमण किया था, त्रिभुवन राज के काल में आक्रमण किया था, यह आपको ध्यान रखना है। फिर आता है अगला वंश जिसे हम दूसरा वंश भी कह सकते हैं कार्तिकेयपुर का, और इस वंश का नाम है दोस्तों निम्बरदेव वंश। और देखिए जो कार्तिकेयपुर वंश है ये कई शाखाओं में बटा है, अलग अलग वंश इसके चलते हैं। पहला वसंत हो गया, दूसरा या फिर तीसरा हम इसे कहें निम्बरदेव को, क्योंकि खरपट देव को कोई मानते हैं कोई नहीं मानते हैं। तो निम्बर वंश की बात करें तो देखिए इस वंश में बहुत से ऐसे शासक हुए जहां से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं और बार बार बनते हैं। देखिए दोस्तों यहां से क्या क्या प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले किस देवता को ये मानते थे, से शिव यानी शिव भगवान जी को ये मानते थे, तो शैव धर्म को ये अनुयायी थे। त्रिभुवन राज की मृत्यु के बाद यहां पर इन्होंने इस वंश की स्थापना की थी। इसके बाद यानी निम्बर बात करें तो उसके बाद इष्ट गण देव गद्दी पर बैठा और यहीं से दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने शुरू हो जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहां पे कि ईष्टगण देव से जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो यहां पर यह है कि ईष्टगण देव ने जागेश्वर का नवदुर्गा मंदिर, लकुलिश मंदिर और नटराज मंदिर का निर्माण करवाया था। यही सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ईष्टगण के देव के काल में ही गुरु शंकराचार्य जी का आगमन उत्तराखंड में हुआ था। तो यहां पर दोस्तों इस राजा से आपको इतने पॉइंट ध्यान रखने हैं। पूछा जाएगा कि जागेश्वर का नवदुर्गा का मंदिर का निर्माण किसने करवाया, ईष्टगण देव ने। लकुलिश मंदिर का ईष्टगण देव ने। तो इन फैक्ट को दोस्तों आपको याद करना है। देखिए सरल है, कई बार आपने देखे भी होंगे। निम्बरदेव वंश में ही दो राजा और आते हैं और यहां से भी बहुत प्रश्न बनते हैं। देखिए परीक्षा वाणी में भी आपको मिलेगा ललित सूर्यदेव के बारे में। देखिए ललित सूर्यदेव की बात करें तो इसका पांडुकेश्वर का हमें ताम्रलेख मिला है, अभिलेख मिला है और यहां पर इसकी जो उपाधि है वो कली कलंक पंक मग्न धरती उद्धार के रूप में, बराह अवतार के रूप में माना गया है। यह इसने उपाधि ली है, कली कलंक पंक मग्न धरती उद्धार बराह अवतार। यह उपाधि किसने ली है, ललित सूर्यदेव ने ली है। और देखिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट कि जो कार्तिकेयपुर राजवंश था इसमें जो सर्वाधिक शक्तिशाली जो राजा माना गया है वो ललित सूर्यदेव को ही माना गया है।
कार्तिकेय राजवंश का। और बाकी दोस्तों यहाँ पे इसकी 2 रानियों का नाम भी पता चलता है। भूदेव की बात करें, देखिए भूदेव से इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों यहाँ पर यह है कि इसने जो बैजनाथ का जो यहाँ पर निर्माण है, जो बैजनाथ मंदिर है, इसका निर्माण करवाया था। किसने निर्माण करवाया था? भूदेव ने करवाया था। और देखिए दोस्तों, निम्बर वंश का ये अंतिम शासक था और बौद्ध धर्म का ये प्रबल विरोधी था। ब्राह्मणों को अत्यधिक मानता था, बौद्ध को बिल्कुल नहीं मानता था। और इसने एक उपाधि ली थी, बौद्ध शर्मण शत्रु की उपाधि ली थी। तो देखिए दोस्तों, यहां पर भूदेव से इतनी बातें थी, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों, श्राद्धित्य वंश जो तीसरा परिवार जो माना जाता है, इसके संस्थापक इच्छादेव थे, यानी इन्होंने अपने पिता के नाम पर यहां पर ये वंश की स्थापना की थी। और देखिए, इनकी पत्नी का नाम सिंधु देवी आता है। इनके बाद देशदेव गद्दी पर बैठते हैं, फिर पद्मदेव, और पद्मदेव के बाद जो अंतिम शासक बैठते हैं वो सुभिक्षराज बैठते हैं। लेकिन दोस्तों, श्राद्धित्य वंश, कार्तिकेय वंश यहीं पर समाप्त तो हो जाता है। लेकिन कहा जाता है कि इनकी कुछ छोटे छोटे और भी शाखाएं थी जो बाद में चतुर्थ परिवार के रूप में जानी जाती है। और वहां पर जो अंतिम शासक बनता है वो त्रिभुवनपाल बनता है। तो यहां पर कार्तिकेय वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ऑप्शन में अगर सुभिक्षराज हो तो यह इसका बिल्कुल सही होगा। अगर सुभिक्षराज ऑप्शन में ना हो और त्रिभुवनपाल ऑप्शन में हो, तब आप त्रिभुवनपाल में जा सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों यहां पर ये इसका आंसर है। अब है अगला क्वेश्चन, तो यहां पर दीजिए इसका आंसर कि अलाठनाथ किस राज दरबार का प्रमुख कवि था? इसका आंसर दीजिए जरा। तो सोचिए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? तो बताइए जरा। काफी अच्छा क्वेश्चन है कि अलाठनाथ किस राज दरबार का प्रमुख कवि था? कत्यूरी वंश, चंद वंश, बाहुबाण वंश या फिर पौरव वर्मन वंश? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। और अच्छा क्वेश्चन है, तो बताइए जरा इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, अलाठनाथ जो दरबार में कवि थे वे थे बाहुबाण वंश का। किसके थे? बाहुबाण वंश का। बाहुबाण वंश कहां पर है? जो एक चक्र स्थान है, अगर हम जिसे कहते हैं, यानी हम देहरादून का जो क्षेत्र है जौनसार भाबर वाला, वहां पर इस वंश का राज था, बाहुबाण का। और इस वंश के एक पांचवें राजा हुए थे, जिनका नाम क्या था? सूर्यसेन। देखिए, इनका नाम था सूर्यसेन, सूर्यसेन। तो सूर्यसेन नामक बाहुबाण वंश के राजा के दरबार में अलाठनाथ नामक एक कवि हुआ करता था जो काफी प्रसिद्ध था। तो केवल इतना फैक्ट रखना है, क्योंकि किताब में है तो आप ध्यान रख लीजिए। इतना इंपॉर्टेंट वैसे नहीं है, लेकिन याद करके चल लीजिए, क्या पता 1 नंबर दिलाकर आपको चला जाए। अगला क्वेश्चन है 51वां क्वेश्चन, और इसका आंसर दीजिए जरा कि तबकात ए नासरी, देखिए एक बुक है तबकात ए नासरी, इसके लेखक कौन है? जिसके अनुसार सिरमौर के राजा देवपाल ने नसरुद्दीन व बलबन के विरोधियों को अपने यहां पर शरण दी थी। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। और अच्छा क्वेश्चन है, तो बताइए जरा इसका सही आंसर क्या होगा कि तबकात ए नासरी के लेखक कौन है जिसके अनुसार सिरमौर के राजा देवपाल ने नसरुद्दीन और बलबन के विरोधियों को अपने यहां पर शरण दी थी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि सिरमौर की बात करें तो उस समय जो सिरमौर का राजा हुआ करता था, यह उत्तराखंड के जो कालसी क्षेत्र है वहां तक इनका राज हुआ करता था। तो कालसी भी इन्हीं के अधीन रहा करता था। तो उत्तराखंड से संदर्भ में है, गढ़वाल पे भी थोड़ा बहुत आए थे। तो बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा। तबकात ए नासरी लेखक, तो अच्छी किताब है, बताइए जरा। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो सोचिए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो जी हां दोस्तों, अगर इसके सही आंसर की बात करें तो आपको मिलेगा मिन्हास ए सिराज। तो मिन्हास ए सिराज की पुस्तक है तबकात ए नासरी। और इसमें यह पता चलता है कि इन दोनों राजाओं ने गढ़वाल पर यानी आक्रमण किया था, कालसी क्षेत्र पर, सिरमौर क्षेत्र पर। और उस समय जो राजा थे वे थे देवपाल, और उन्होंने इसका प्रबल विरोध भी किया था। तो 51वां क्वेश्चन दोस्तों यहां पर ये है। और अब है अगला क्वेश्चन 52वां क्वेश्चन, और इसका आंसर दीजिए जरा कि पाली पछाइयों की जो कत्यूरी वंश का जो संस्थापक था वह कौन था। तो सिंपली यहां पे ये पूछना चाहते हैं कि जो कत्यूरी वंश है इसका संस्थापक कौन है। तो देखिए यहां पे कार्तिकेय नहीं माना है ना। पाली पछाओ में जो कत्यूरी वंश बाद में स्थापित हुआ था, इसका संस्थापक आपको पूछा है। तो बताइए जरा कौन था। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको कार्तिकेय पूछा जाता है तब आप वसंदेव पे जाना, लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक पूछा जाए कत्यूरी वंश जो बागेश्वर के आसपास वाले क्षेत्र में रहा था, पाली पछाओ के क्षेत्र के आसपास, अल्मोड़ा के आसपास, उस वंश का संस्थापक, तब आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर जो डी है दोस्तों, नहीं ऑप्शन नंबर सी यानी असंति देव। यानी ब्रह्मदेव तो बाद में आया था, असंति देव इसका बिल्कुल सही है। तो पाली पछाओ की कत्यूरी वंश का जो संस्थापक है वो असंति देव है, और कार्तिकेयपुर राजवंश का जो संस्थापक है वो बसंत देव है। ऐसे प्रश्न भी बार बार पूछे जाते हैं। तो ये चीज समझ चुके होंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि अजयपाल कत्यूरियों से स्वर्ण शासन छीनकर श्रीनगर लाया था, इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो एक चीज तो दोस्तों सबसे पहले इंपॉर्टेंट और बेसिक फैक्ट ये हो गया कि पंवार शासक अजयपाल ने कत्यूरियों की बात करें, वैसे कत्यूरियों की जगह यहाँ पे कैंतोरा शब्द था और ये इन्हीं की शाखा रही होगी। तो
अजय पाल ने इनसे स्वर्ण सिंहासन छीना था। पहला प्रश्न सिंपल ये बनेगा कि किसने स्वर्ण सिंहासन छीना था इनसे, तो अजय पाल ने छीना था। और इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है, तो इसका आंसर बताइए जरा क्या होगा क्वेश्चन नंबर 53 का। तो सोचिए जरा और ध्यान से सोचिए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी रामायण प्रदीप। यह बिल्कुल सही है। और एक प्रश्न दोस्तों आपके लिए, जरा यह बताइए कि रामायण प्रदीप की रचना किसने की थी। तो यहां तक हो गया 53। अब देखिए दोस्तों 54, 55, 56, 57, एक एक प्रश्न ये सभी इंपॉर्टेंट है और हमने यहाँ पे आपको फिल इन दी ब्लैंक्स के रूप में रखे हैं। आप इनका आंसर दीजिए क्योंकि सरल क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड होते हैं। तो बताइए जरा 54 का आंसर क्या होगा कि नेपाल नरेश पूछा है अशोक चल, इसके द्वारा कत्तू राज्य पर आक्रमण किया गया था, कब किया गया था यह बताइए जरा। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। नेपाल नरेश अशोक चल द्वारा यानी किस ईस्वी में कत्तू राज्य पर आक्रमण किया था। तो बताइए 54वां का आंसर। तो बताइए जरा, तो सोचिए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा 54वें का आंसर कि नेपाल नरेश अशोकचल द्वारा कत्यूर राज्य में आक्रमण किया गया था। तो सोचिए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर दोस्तों आपको क्या मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको 1191 ईस्वी में। बिल्कुल आप सभी सही आंसर देंगे, 100% आप सही आंसर देंगे। 1191 में अशोकचल द्वारा आक्रमण किया गया था। और इसकी जानकारी कहां से मिलती है, इसकी जानकारी मिलती है दोस्तों गोपेश्वर के त्रिशूल लेख से। तो गोपेश्वर का त्रिशूल लेख से हमें यह जानकारी मिलती है। अब है 55वां क्वेश्चन। अब है यहाँ पे क्रांचल देव। देखिए पहला हो गया अशोक चल, दूसरा हो गया यहाँ पे क्रांचल देव। तो एक चीज दोस्तों कंफ्यूज मत होना ईयर से, आपको ईयर दोनों मालूम है लेकिन कंफ्यूज हो जाओगे कि क्रांचल की जगह में अशोक और अशोक की जगह में क्रांचल। तो कैसे याद करना है, तो स्पेलिंग से आपको याद करना है। देखिए ए पहले आता है तो पहले वाले शब्द में क्या आएगा, अशोक आएगा। जो पहला वाला ईयर होगा वहां पे अशोक आएगा और जो दूसरा वाला ईयर होगा वहां पे क्रांचल देव आएगा। तो जरा इसका ईयर बताइए, नेपाल नरेश क्रांचल देव द्वारा आक्रमण कब किया गया। तो बताइए इसका आंसर। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, आप सभी इसका सही आंसर देंगे। 1223 इसका बिल्कुल सही आंसर है। और इसकी जानकारी हमें मिलती है बालेश्वर के ताम्रपत्र से। तो बालेश्वर का जो ताम्र लेख है वहां से हमें इसकी जानकारी मिलती है। 56वां क्वेश्चन, तुगलक जो मोहम्मद तुगलक था इसने कराजल अभियान किया था। तो देखिए कराजल का अभियान मोहम्मद तुगलक का कब हुआ ये आपको बताना है। तो बताइए जरा 56 का आंसर क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए जरा कि मोहम्मद तुगलक का जो कराजल का अभियान था वो कब हुआ था। तो बताइए जरा। तो सोचिए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर आपको मिलेगा, ध्यान रखना 1337 और 38 के आसपास, ये आपको ध्यान रखना है 1337 और 1338 ईस्वी के आसपास। बाकी अगला 57वां क्वेश्चन है कि तिमूर लंका आक्रमण गढ़वाल पे यानी गढ़वाल पर कब हुआ था, हरिद्वार पे आक्रमण करने आया था ये। तो बताइए जरा। तो जी हाँ दोस्तों, इसके आंसर की बात करें तो आपको ध्यान रखना है वो है 1399, यह बिल्कुल सही है। और इसकी जानकारी मिलती है मुल्फुजात तिमूरी जो उसकी आत्मकथा है। तो यहां पर दोस्तों इतने फैक्ट है। और मोहम्मद तुगलक का जो कराजल अभियान था इसकी जानकारी रहला और तारीख है फिरोजशाही पुस्तक से मिलती है। और एक प्रश्न दोस्तों आपके लिए, जो रहला पुस्तक है ये किसने लिखी है। तो बताइए जरा, जो रहला जो पुस्तक है बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है ना। ये विदेशी यात्री था, मोहम्मद तुगलक के काल में आया था, उसके दरबार में भी रहा था, उसे उसने काजी की उपाधि भी दी थी। तो बताइए जरा कौन था वो, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। तो यहां पर 57 क्वेश्चन हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर दीजिए जरा। कत्यूरियों की अस्कोट शाखा के शासक को जाना जाता है। तो देखिए जब कार्तिकेय पुराण समाप्त हो गया था तो कत्यूरी अलग अलग छोटे छोटी शाखाओं में बंट गए थे। तो आपको यह बताना है कि जो अस्कोट शाखा थी उसका शासक को किस नाम से जाना जाता है, या फिर उन शासक की उपाधि क्या रहती थी और एक स्पेशल नाम से उन्हें जाना जाता था। तो बताइए जरा, बम नाम से, डोटी नाम से, रेखा नाम से या फिर रजबार नाम से। तो बताइए किस नाम से जाना जाता था। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर दीजिए जरा, 58 का आंसर। तो दीजिए जरा इसका आंसर क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है। तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर आपको मिलेगा रजबार, इसका बिल्कुल सही है। और जरा आप यहां पर देखिए अस्कोट जो राजवंशावली है उसके अनुसार जो अस्कोट शाखा की स्थापना हुई थी कत्यूरों की, वो हुई थी 1279 ईस्वी के आसपास। और त्रिभुवनपाल का यह पुत्र था, देखिए त्रिभुवनपाल का यह पुत्र था, अभयपाल इसका नाम था, इसने इसकी स्थापना की थी। लेकिन कहीं कहीं पर यह कहा जाता है कि जो अस्कोट शाखा की जो स्थापना की थी वो नागवल ने की थी। तो दो नाम आते हैं इसके शाखा के संस्थापक में, एक तो नागवल आता है या फिर अभयपाल आता है। बाकी दोस्तों जरा आप यहां पे देखिए, अगर हम डोटी की बात करते हैं तो जो डोटी है, डोटी शाखा की स्थापना भी इसी समय हुई थी 1279 के आसपास। और अभयपाल का जो छोटा भाई था निरंजन देव, इसके द्वारा इसकी स्थापना की थी। और यहीं पर बात करें दोस्तों, इन राजाओं की जो होती थी, यहाँ पर जो उपाधि होती थी वो महाराजा रेखा के नाम से रखे जाते थे।
फिर रेका भी यहाँ पर दूसरी उपाधि थी। रेका काली नदी के समीप आपको मिलता है ना। और कत्यूरियों की एक शाखा भी से माना जाता है और इसकी राजधानी सीराकोट थी। देखिए डोटी की बात करें, जो काली नदी वाला क्षेत्र है, काली नदी क्षेत्र के यहाँ पर इस ओर यानी नेपाल साइड ओर इसका स्थान था। और रेका की बात करें तो काली नदी के ऊपर ही यानी काली नदी का जो सीराकोट नामक स्थान है इस साइड ओर यहाँ पर इनका स्थान था। तो काली नदी के इस ओर ये थे, काली नदी के उस ओर डोटी थे और यही सर्वाधिक शक्तिशाली हुआ करते थे। इन दोनों को कहा जाता था कि कत्यूरियों में जो सर्वाधिक शक्तिशाली जो यहाँ पर ग्रुप है वो यही है, डोटी और रेका वाले। तो यहाँ पर ये हो गया। अब जरा अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे गढ़वाल पावर वंश शुरू हो गया है और इसका आंसर आपको देना है कि पावर वंश का संस्थापक कनकपाल था। इसका समर्थन निम्न में से कौन करता है? तो बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा कि पावर वंश का संस्थापक कनकपाल था, इसका समर्थन निम्न में से कौन सॉरी दोस्तों यहाँ पे कौन करता है, नहीं कौन नहीं करता है। हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पे क्वेश्चन मैंने ठीक से नहीं पढ़ा। तो ठीक है दोस्तों, बताइए जरा कि संस्थापक इसका कनकपाल था, इसका समर्थन कौन नहीं करता है? कवि देवराज, सुदर्शन शाह, मोला राम या फिर बेकेट? तो बताइए इनमें से कौन है जो नहीं मानता है कि कनकपाल पावर वंश का संस्थापक था? तो बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा। तो सोचिए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो दीजिए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी यानी मोला राम। इसका बिल्कुल सही है। केवल दोस्तों दो नाम मिलते हैं। देखिए एक नाम मिलता है दोस्तों कैप्टन हार्डिक। क्या नाम मिलता है? कैप्टन हार्डिक। तो कैप्टन हार्डिक और यहां पर मोला राम, यह दोनों कनकपाल को पावर वंश का संस्थापक नहीं मानते हैं। बाकी सभी कवि देवराज, सुदर्शन शाह, बेकेट, हरिकृष्ण रतुड़ी जितने भी नाम हैं वो सभी क्या कहते हैं कि गढ़वाल का जो पावर वंश है इसका संस्थापक कनकपाल था। अब जरा इसका आंसर दीजिए 60वें क्वेश्चन का आंसर। और यह प्रश्न यूकेएससी आपको पूछ चुका है कि धारसिल का जो शिलालेख है वो किससे संबंधित है। तो देखिए दोस्तों एक एक जैसे नाम आपको दिखाई दे रहे हैं और यहां पर इसलिए रखे हैं कि आप कंफ्यूज ना हो। अगर डीप प्रश्न आपको पूछा जाए, वैसे इतना डीप आयोग आपको देगा नहीं कि ऐसे नाम आपको एक जैसे दे दे, तो फिर भी बताइए जरा क्या होगा। तो सोचिए दोस्तों, आपको टफ से टफ स्थिति के लिए आपको प्रिपेयर करा रहे हैं। धारसिल शिलालेख का संबंध है आनंद पाल फर्स्ट, आनंद पाल सेकंड, आनंद पाल फर्स्ट, अनंत पाल सेकंड। तो क्या होगा 60 का सही आंसर? सोचिए जरा इसका आंसर क्या होगा। तो सोचिए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा। तो आनंद पाल सेकंड, आनंद पाल फर्स्ट, अनंत पाल फर्स्ट या फिर अनंत पाल सेकंड? तो बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा। तो सोचिए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, अगर इसके सही आंसर की बात करें तो आपको जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। आनंद पाल सेकंड इसका बिल्कुल सही है। आनंद पाल सेकंड, देखिए आनंद पाल सेकंड तो जो अजय पाल था इसके पिता थे। आनंद पाल सेकंड तो अजय पाल के पिता थे और आनंद पाल सेकंड का धारसिल शिलालेख हमें प्राप्त होता है। यह 29वां राजा था। ये क्या था? 29वां राजा था। अजय पाल था 37वां राजा और आनंद पाल की बात करें तो यह 35वां राजा था। और आनंद पाल इसका बिल्कुल सही है, 29वां राजा यहां पर यह था। और 1333 के आसपास, 1333 से लेकर लगभग 54 तक इसका कार्यकाल माना जाता है ईस्वी में। तो यह चीजें आपको ध्यान रखना है दोस्तों। बाकी यहां पर इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहां से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 61वां क्वेश्चन। बेकेट सूची के अनुसार कनकपाल के बाद गद्दी पर बैठा था। अब जरा आंसर दीजिए जरा क्या इसका सही आंसर होगा कि कनकपाल जब गद्दी से उतर गया यानी उसकी मृत्यु हो गई, उसके बाद गद्दी पर कौन बैठा था? श्याम, पदु, अभिगत या फिर सिगलपाल? तो बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो सोचिए जरा इसका आंसर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, आंसर दीजिए जरा इसका आंसर क्या होगा कि बेकेट सूची के अनुसार कनकपाल के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? श्यामपाल बैठा था, पदुपाल बैठा था या फिर अभिगत या फिर यहाँ पर सिगलपाल? कौन बैठा था जरा बताइए जरा। तो बताइए दोस्तों, तो बताइए जरा इसका सही आंसर क्या होगा। सबसे पहले दोस्तों कनकपाल की बात करते हैं तो ये 888 ईस्वी के आसपास गद्दी पर बैठा था। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये मात्र 11 वर्ष के लिए गद्दी पर बैठा था। उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। भानु प्रताप के काल में आया था और उसने अपनी पुत्री से इसका विवाह कराकर इसे ये राजपाट सौंप दिया था। तो बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका सही आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर। तो जी हाँ दोस्तों, श्यामपाल इसका बिल्कुल सही है। अभिगत ध्यान रखना, बेकेट सूची के अनुसार सबसे पहले कनकपाल, फिर श्यामपाल और श्यामपाल के बाद यहाँ पे पदुपाल, यानी देखिए दूसरा, तीसरा पदुपाल, चौथे की बात करें अभिगत पाल और पांचवें की बात करें तो शिगलपाल। बस दोस्तों इतना ध्यान रखना है। 5 का कर्म शुरुआत का आपको ध्यान रखना है, कनक, श्याम, पदु, अभिगत और शिगलपाल। तो इन फैक्ट को ध्यान रखना। 62वां क्वेश्चन है, पूछा है कि वह पावर शासक जिसकी मुद्रा सबसे प्राचीन हमें प्राप्त हुई है। सबसे प्राचीन हमें जो मुद्रा प्राप्त हुई है वो आपको बताना है। तो कौन है वो जरा।
वह पावर शासक जिसकी मुद्रा सबसे प्राचीन हमें प्राप्त हुई है, अनंतपाल की, जगतपाल की, लक्षणदेव की या फिर सोनपाल की। तो देखिए ये पावर राजा है और इनमें से किसी की हमें मुद्रा प्राप्त हुई है। तो सबसे पहला जो यहाँ पर राजा है पौर वंश का, जिसकी हमें सबसे प्राचीन मुद्रा प्राप्त हुई है, वो कौन सा है, कौन सा है जरा बताइए। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, तो बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों इसके सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है, लक्षणदेव इसका बिल्कुल सही है। यह 28वां राजा था। देखिए यह कौन था, यह 28वां राजा था। ध्यान रखना दोस्तों ये 28वां राजा था। और यहीं पर अगर अनंतपाल सेकंड कर दें, जिसका हमें क्या मिला था, अभी हमने सबसे पहले आपको डिस्कस करवाया था, अनंतपाल यानी धारशिला का शिलालेख। अनंतपाल यानी जो धारशिल का जो शिलालेख था वो इसी का था। ये 29वां राजा था। देखिए ये 29वां राजा, लक्षणदेव 28वां राजा था। और इसकी जो मुद्रा प्राप्त हुई है वो ताम्र मुद्रा प्राप्त हुई है। ठाकुर सूरबीर सिंह जो दरबार है टिहरी गढ़वाल जो म्यूजियम है वहां पर इसका प्राप्त हुआ था। तो लक्षणदेव भी हो गया। जगतपाल की बात करते हैं तो देखिए जगतपाल की बात करें दोस्तों तो जगतपाल का जो हमें अभिलेख मिला है वो 1455 ईस्वी का मिला है। और कहां पर मिला है जरा ये बताइए कि जगतपाल का जो अभिलेख मिला है वो कहां पर मिला है, किस मंदिर पे मिला है। तो बताइए जरा इसका आंसर बताइए तब तक। और सोनपाल की बात करते हैं। देखिए सोनपाल 24वां शासक था। सोनपाल 24वां शासक था। और कई बार कहा जाता है कि सोनपाल यह भिलंगना का राजा था, यानी जो भिलंगना क्षेत्र है वहां पर यह राज करता था। और इसी को कनकपाल के समान माना जाता है। कोई इसी को संस्थापक मानते हैं कि भानु प्रताप के दरबार में यही आया था। तो खैर इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। तो देखिए दोस्तों जगतपाल की बात करते हैं तो जगतपाल से सबसे पहले देखिए कि यहां पर जो रघुनाथ मंदिर है देवप्रयाग का, यहां आप सभी ने सही दिया है, जो रघुनाथ मंदिर है वो बिल्कुल वहां पर इसका लेख मिला है। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों इस लेख में इसे रजबार नाम कहा गया है। तो रजबार शब्द, देखिए रजबार शब्द, तो बोला जाएगा कि रजबार शब्द का प्रयोग किस राजा के लिए हुआ है, जगतपाल के लिए हुआ है। और किस अभिलेख में, जो जगतपाल का जो अभिलेख हमें प्राप्त हुआ है रघुनाथ मंदिर से देवप्रयाग से, उसमें यह कहा गया है 1455 ईस्वी का ये अभिलेख है। तो बस दोस्तों इतना ध्यान रखना है। और राजा के कर्म की बात करें तो ये 34वां राजा था। यह कौन सा था, 34वां राजा था। और इससे 10 साल यानी 10 कम सोनपाल राजा था। तो बस दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62। अगला क्वेश्चन 63, चांदपुर गढ़ को किस चंद शासक द्वारा ध्वस्त किया गया। तो बताइए जरा किसके द्वारा ध्वस्त किया गया था, तो बताइए। तो सोचिए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा कि चांदपुर गढ़ को किस राजा चंद शासक द्वारा ध्वस्त किया गया था। रुद्रचंद, बालो कल्याण चंद, ज्ञानचंद या फिर भीष्मचंद। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो सोचिए जरा। तो देखिए ये थोड़ा टफ प्रश्न है और ये कनिंघम के आधार पर है। तो बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों इसके आंसर की बात करें तो आपको मिलेगा ज्ञानचंद, यह बिल्कुल सही है। और ज्ञानचंद द्वारा ये जो यहाँ पर चांदपुर गढ़ है इसे विध्वंस किया गया था। संभवतः 1707 के आसपास इसे विध्वंस किया था। 64वां क्वेश्चन है, अजय पाल कौन से कर्म का शासक था। तो बताइए जरा, ये क्वेश्चन हमने आपको सबसे पहले भी बता दिया था। बताइए जरा कौन से कर्म का था, तो बताइए जरा। तो बताइए दोस्तों। तो जी हाँ दोस्तों इसका सही आंसर की बात करें तो 37वां राजा था। और आनंदपाल सेकंड 36वां राजा था। और 38वें की बात करें तो अजय पाल का पुत्र कल्याण शाह या कल्याणपाल इसका अगला राजा था। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। 65वां क्वेश्चन, अजय पाल ने राजधानी देवलगढ़ स्थानांतरित की थी। अजय पाल ने राजधानी देवलगढ़ स्थानांतरित की थी। तो बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा। और अब देखता हूं इसका आंसर कौन कौन सही देता है। तो दीजिए दोस्तों इसका आंसर, 65वें क्वेश्चन का आंसर। तो जी हाँ दोस्तों इसका आंसर दीजिए क्या होगा 65वें क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दूं कि अभी यूकेएसएससी ने आपको इस प्रकार के प्रश्न दिए थे। और फाइनली यूकेएसएससी को इस प्रकार के सभी प्रश्न क्या करने पड़े थे, डिलीट करने पड़े थे। क्योंकि इनकी तिथि एक नहीं है, विद्वानों में इनकी जो तिथि है वो अलग अलग दी है। तो 1506 भी अजय पाल ने राजधानी देवलगढ़ स्थानांतरित की थी, यह भी सही है क्योंकि कुछ इतिहासकार यह मानते हैं। 1512 भी मानते हैं। देखिए 1512, तो 1512 भी मानते हैं। तो 1512 की बात करें तो 1512 भी ये मानते हैं। तो देखिए दोस्तों 1512 भी यहाँ पर ये मानते हैं। तो यह भी सही है, यह भी सही है। बाकी 1493 और 1494 कठोसर मानते हैं। तो देखिए अजय पाल ने राजधानी देवलगढ़ स्थानांतरित कब की, यह विवादित प्रश्न है, इसलिए रखा कि आप इन चारों तिथि को याद करें। इन चारों में से ऑप्शन में जो भी आए वही आप चूज करना। 1506 सबसे पहले, फिर 1512, फिर 1493, फिर 1494। 1493-94 कठोसर कहते हैं। 1506 आपको सामान्यतः सभी बुक में मिलेगा। और 1512 भी कहीं कहीं पर बताया गया है। तो अजय पाल ने राजधानी देवलगढ़, यह विवादित प्रश्न है। इन चारों ऑप्शन को आपको समझना पड़ेगा। अब जरा यहाँ पे देखिए दोस्तों अजय पाल की बात करते हैं। तो देखिए अजय पाल से संबंधित अब प्रश्न देखिए कि कार्यकाल 1490 से लेकर 1519 तक है।
कब से कब तक? 1490 से लेकर 1519 तक इसका कार्यकाल है। और यहीं पर दोस्तों अगर बात करें कि देवलगढ़ राजधानी इसने कब स्थानांतरित की, तो 1512 में की होगी, क्योंकि बहुत जगह आपको 1512 देखने को मिलता है, कहीं पर 1506 भी आपको देखने को मिलता है। और कठोसर की बात करें तो 1493 और 94 तो तिथि विवादित है, ऑप्शन के अनुसार यह करना पड़ेगा। और श्रीनगर स्थानांतरित की बात करें तो 1517 बताया गया है। देखिए आयोग ने अभी वीडियो पेपर में यह प्रश्न पूछा था और यहाँ पे ऑप्शन में 1517 ऑप्शन में नहीं था, 1514 दिया था, लेकिन आयोग ने डिलीट कर दिया था। तो ऑप्शन के अनुसार दोस्तों इसे आपको चूज करना पड़ता है। 1517 आप याद कर सकते हो और 1506 भी कहीं कहीं पर बताया गया है कठोसर की बुक में। तो अजय पाल से ये बातें थी। उपाधि की बात करते हैं। देखिए उपाधि की बात करें तो अजय पाल को गढ़पाल कहते हैं और गढ़पाल कहा है राय बहादुर पातेराम ने गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक में। बाकी यहाँ पे अशोक की बात करें तो अशोक कहा है, गढ़वाल का अशोक किसने कहा है? ये कहा है अजय रावत ने अजय पाल के लिए। बाकी दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें आदिनाथ की तो सामरिक ग्रंथ में सुरबीर सिंह ठाकुर के ग्रंथ में कहा गया है। तो इन फैक्ट को ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है गोरखनाथ पंथ से संबंधित कौन सा पवार शासक है? तो जरा इसका आंसर दीजिए कि गोरखनाथ पंथ से संबंधित कौन सा पवार शासक है? तो बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा? गोरखनाथ पंथ से संबंधित बलभद्र, मानसा, अजय पाल या फिर सहजपाल, कौन सा ऐसा शासक था जो गोरखनाथ पंथ को मानता था? बताइए जरा। तो जी हाँ दोस्तों, आप सभी इसका सही आंसर देंगे। आप सभी जानते हैं ये स्वयं कौन है? ये स्वयं है अजय पाल। गोरखनाथ द कनफटा योगीज पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर दीजिए जरा। गोरखनाथ द कनफटा योगीज इस पुस्तक के लेखक कौन है? जरा ये आंसर दीजिए। तो दीजिए दोस्तों इसका आंसर। तो देखिए इसका आंसर दोस्तों आपको मिलेगा, वो मिलेगा जॉर्ज डब्ल्यू ब्रिंक्स। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। तो 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब जरा डिटेल से फिर आगे देखिए। देखिए सबसे पहले यहां पे देखिए दोस्तों कि कवि भरत ने अजय पाल को मानदेय काव्य में कृष्ण, अर्जुन, भीम, इंद्र और युधिष्ठिर कहा है। तो ये चीजें किसने कही है? कवि भरत ने कही है। फिर यहां पर देखिए कि कवि भरत को ज्योतिष राय भी कहा जाता है, वह जहांगीर के दरबार में था। देखिए यह ज्योतिष था जहांगीर के दरबार में कवि भरत, और इसे ज्योतिष राय भी कहा गया है कहीं कहीं पर। बाकी दोस्तों यहां पर देखिए कि जो जॉर्ज डब्ल्यू ब्रिंक्स की पुस्तक है गोरखनाथ एंड द कनफटा योगीज, वहां पर अजय पाल को गोरखपंथ समुदाय का एक पंथ का संस्थापक भी बताया गया है। तो बस दोस्तों इन फैक्ट को देखना है। अगला क्वेश्चन है, जरा यहां पे दीजिए, अजय पाल के बाद गद्दी पर बैठने वाला राजाओं का सही कर्म। तो बताइए जरा अजय पाल के बाद गद्दी पर कौन बैठे? बताइए जरा कौन बैठे? तो बताइए दोस्तों, तो बताइए जरा अजय पाल के बाद गद्दी पर कौन बैठे थे? तो उनका आपको कर्म बताना है। तो देखिए अजय पाल तो हो गया 37वां राजा। कौन सा हो गया? 37वां राजा। तो देखिए दोस्तों कर्म भी लगाने को पूछा जाता है और कर्म भी पूछा जाता है। पूछा जाएगा कल्याण शाह कौन से कर्म के राजा थे, विजय पाल कौन से कर्म के राजा थे। तो बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा? तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होने वाला है 68वां क्वेश्चन का। तो बताइए जरा। तो जी हाँ दोस्तों, इसके आंसर की बात करें तो सोचिए आप पहले, तो सोचिए जरा अब। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप ऑप्शन नंबर सी सोच रहे हैं तो यह तो गलत है। ऑप्शन नंबर ए यह भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी और डी क्या हो इसका सही होगा? बताइए जरा। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो डी है यह भी गलत है और ऑप्शन नंबर जो बी है यह बिल्कुल सही है। कल्याण शाह, तब सुंदर पाल, फिर हंसदेव पाल, फिर विजय पाल। तो देखिए कल्याण शाह अजय पाल का पुत्र था, तो यह हो गया 38वां शासक। और अजय पाल सेकंड इसके पिता थे, यानी अजय पाल के जो यहाँ पर आनंद पाल सेकंड थे, आनंद पाल सेकंड अजय पाल के पिता थे, तो वो हो गए 36। अजय पाल आते हैं 37वें में, और फिर अजय पाल के बाद कल्याण शाह, उसके बाद सुंदर पाल, फिर हंसदेव पाल और फिर विजय पाल। और विजय पाल से दोस्तों एक फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि अजय पाल के बाद इसने कहां पर आक्रमण किया था? इसने तिब्बत पर पहला आक्रमण किया था अजय पाल के बाद, लेकिन ये क्या हुआ था? पराजित हो गया था। ये क्या हो गया था? पराजित हो गया था। तो यहां पर ये हो गया है 68वां क्वेश्चन है। उससे पहले जरा यहाँ पे देखिए अजय पाल से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए यही बातें आपको अजय राव सर की बुक में भी देखने को मिलेगी और यही बातें आपको कठोर सर की बुक में भी देखने को मिल जाएगी। और कुछ फैक्ट थोड़ा एक्स्ट्रा भी ऐड किए हैं। तो बताइए जरा, सबसे पहले देखिए देवलगढ़ की बात करते हैं। तो देखिए देवलगढ़ जो पौड़ी गढ़वा श्रीनगर के आसपास है कि यहाँ पर कुल देवी राजराजेश्वरी देवी का मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ऐसा प्रश्न अभी हाल ही में यूकेएससी से आपको पूछा है कि राजराजेश्वरी का मंदिर, कुल देवी जो मंदिर है पंवारों की थी, जो पंवार राजा थी उनकी कुल देवी थी, और इस मंदिर का निर्माण अजय पाल द्वारा देवलगढ़ में करवाया गया था। बाकी दोस्तों गोरखनाथ पंथ का ये संस्थापक भी था, यानी गोरखनाथ पंथ की एक शाखा के संस्थापक भी था।
और इसी समय गोरख पंथ का एक सन्यासी सत्यनाथ, या कहीं पर इसका नाम सत्यनाथ आता है, इसकी यहाँ पर गुफा और आश्रम का निर्माण भी करवाया था। यहीं पर जो देवलगढ़ में विष्णु मंदिर है, यहाँ पर अजय पाल का एक चित्र भी हमें प्राप्त होता है। बाकी दोस्तों इसने अजय पाल की बात करें तो इसने एक वो लगाया था, यानी एक पाथे का निर्माण करवाया था, धर्म का पाथा जिसे कहते हैं, है ना। लेकिन इसके अलावा इसने एक ओडे का निर्माण भी कराया था। ओडा होता है ना, एक बड़ा सा पत्थर होता है और खेत के बीच में रखा जाता है। तो अजय पाल का ओडा और अजय पाल का पाथा दोनों का शुरुआत इसी ने की थी। तो दो विभाजक के रूप में ये काम करता है, जो ओडा होता है दो खेतों के बीच में, तो ये इसने करवाया था। अब जरा यहाँ पे देखिए यहाँ पर अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट, सरोला ब्राह्मण की नियुक्ति इसने करवाई थी। और भात प्रथा, देखिए सरोला ब्राह्मण की नियुक्ति इसने करवाई थी। और भात जो खाने, यानी चावल वाला भात जो होता है, भात सूची की प्रथा भी इसे कहते थे, यानी भात को यहाँ पर पवित्र माना गया था उस समय। अजय पाल ने सर्वप्रथम सरोला ब्राह्मण की नियुक्ति कराई, और सूची प्रथा इसे कहा जाता है, भात सूची भी इसे कहते थे। और यहीं पर दोस्तों अगर यहाँ पे बात करें कि सरोला सभा की बात करें, ये सरोला ब्राह्मण है। सरोला सभा 1904 में तारादत्त गेरोला टिहरी गढ़वाल में। पूछा जाता है सरोला सभा का निर्माण कब हुआ? 1904 में हुआ। किसने कराया? तारादत्त गेरोला ने करवाया। और कहां पर इसका हेडक्वार्टर था? टिहरी गढ़वाल में इसका मुख्यालय था। तो बस दोस्तों इन फैक्ट को ध्यान रखना है। कालिका मठ का निर्माण श्रीनगर में इसी ने करवाया था। 1512 में देवलगढ़ से राजप्रसाद का निर्माण भी इसने करवाया था। और देवलगढ़ राजधानी की बात करें तो अभी आपको बताया था, ऑप्शन के अनुसार करना है, या तो 1506 करना है या तो 1512 करना है। और अगर ये ऑप्शन में ना आए तब होगा 1493 और 94। ये इसलिए कहा है कठोर सर ने क्योंकि जब 1491 में कीर्ति चंद है उसने आक्रमण किया था, उसके बाद यहां पर इन्होंने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी। इस आधार पर उन्होंने कहा है। और इसके अलावा दोस्तों यहां पर लास्ट फैक्ट कि 1515 या फिर 1517 में श्रीनगर राजधानी करने के बाद यहां पर इन्होंने राजमहल का निर्माण करवाया था, जो 1803 के भूकंप में ध्वस्त हो गया था। और बाद में 1894 के बाढ़ में इसके जो यहाँ पर जो पूरे यहाँ पर थे, यानी इसके जो अवशेष थे वे भी बह गए थे। तो बस अजय पाल से इतनी बातें थी। अगला क्वेश्चन है 69वां कि अकबर के मनसबदार हुसैन खान ने किस पवार शासक के काल में गढ़वाल पर छापामार युद्ध किया था? अब जरा इसका आंसर दीजिए जरा कि अकबर का मनसबदार था हुसैन खान, इसने गढ़वाल के पवार शासक के काल में गढ़वाल पर छापामार युद्ध किए थे, काफी युद्ध किए थे। तो किसके काल में की थी? सहजपाल के, श्यामशाह के, मानशाह के या फिर पृथ्वीपति शाह के? तो बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा 69 का। तो सोचिए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो सोचिए जरा इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, सहजपाल इसका बिल्कुल सही है। और गंगा के उद्गम स्रोत का पता करने के लिए अकबर ने किसके काल में खोजी दल भेजा था? तो इसका आंसर क्या होगा? तो सोचिए जरा। तो जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर भी आपको ऑप्शन नंबर ए यानी सहजपाल मिलेगा। यह इसका बिल्कुल सही है। जरा यहाँ पे देखिए सहजपाल की बात करते हैं तो ये 42वां शासक था। कौन से नंबर का था? 42वां शासक था। कवि भरत के अनुसार सहजपाल के काल में गढ़वाल अपनी प्रगति की चरमतम सीमा में था। केवल यह फैक्ट ध्यान रखना है। और बाकी दोस्तों इससे पहले शासक की बात करें तो देखिए सुंदरपाल हो गया, हंसपाल हो गया, विजयपाल हो गया, ये इसके पहले शासक थे। तो बस इतने आपको ध्यान रखने हैं। अब है अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 71 है और इसका आंसर दीजिए जरा। अकबरनामा के अनुसार अकबर के खिलाफ विद्रोह करने वाले कटेहर राजाओं का साथ किस पवार शासक ने दिया था? यह थोड़ा टफ प्रश्न है जरा। तो बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा कि अकबरनामा के अनुसार जो अकबर के खिलाफ विद्रोह किया था कटेहर राजाओं ने, उसका समर्थन, उसका साथ किस पवार शासक ने दिया था? सहजपाल ने, मानशाह ने, श्याम शाह ने या फिर बलभद्र शाह ने? तो दीजिए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, तो दीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो दीजिए इसका आंसर क्या होगा और सोचिए, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए अकबरनामा के अनुसार अकबर का जो समर्थन किया था वो किया था दोस्तों बलभद्र शाह ने। किसने किया था? बलभद्र शाह ने। और परंपरागत शाह की उपाधि धारण किसने की थी? तो यह भी दोस्तों बलभद्र शाह ने ही की थी, यानी ऑप्शन नंबर सी यह भी इसका बिल्कुल सही है। तो 71-72 क्वेश्चन आपने यहां पर देख लिया है। जरा दोस्तों आप इसी को डिटेल से देखिए, बलभद्र शाह से क्या क्या प्रश्न बनेंगे यहां से। अब देखिए यह कवि देवराज, देखिए कवि देवराज, और कवि देवराज ने बलभद्र शाह की तुलना भीम से की है। तो कवि देवराज ने इसकी तुलना बलभद्र शाह की भीम से की है। और अकबर जो यहाँ पर अजय पाल है इसकी तुलना भी भीम से की थी, और वह किसने की थी? वो कवि भरत ने की थी, और ये कवि देवराज ने की है। तो देखिए कवि देवराज बलभद्र शाह की वो की थी, इसने अकबर का समकालीन था। और यहाँ पर देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट जो यहाँ सर बनता है, इसकी उपाधि थी सह उपाधि। जनश्रुति के अनुसार बहलोल लोधी ने इसी उपाधि दी थी, लेकिन जनश्रुति के आधार पर है।
लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे देखिए, ग्वालदम युद्ध यह सबसे इंपॉर्टेंट है। ग्वालदम युद्ध की बात करें, बलभद्र शाह और रुद्रचंद के बीच में हुआ था। किसके बीच में ग्वालदम युद्ध? बलभद्र शाह और रुद्रचंद के बीच में। कब हुआ था? तो देखिए दोस्तों, इसके केवल 2 फैक्ट मिलते हैं और एक फैक्ट आपको मिलता है या तो 1591 में हुआ या फिर 1581 में हुआ। ग्वालदम युद्ध कब हुआ? या तो 1581 में या फिर 1591 में। शिव प्रसाद डबराल जी 1591 मानते हैं और 1581 कौन मानते हैं? वाल्टन जी मानते हैं। ग्वालदम का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है और रुद्रचंद और बलभद्र के बीच में यह युद्ध हुआ था। और इस युद्ध की बात करें दोस्तों, तो बलभद्र शाह की सहायता सुखल देव ने की थी, जो कत्यूरी शासक था, और इस शासक के यहाँ पर सहायता करने के बाद रुद्रचंद की इसमें हार हुई थी और यहीं पर रुद्रचंद का जो सेनापति था पुरुषोत्तम पंत, यह मृत्यु को प्राप्त हुआ था। तो बस दोस्तों, इन फैक्ट को ध्यान रखना है और पुरुषोत्तम पंत को रॉबर्ट ब्रुश भी कहते हैं। बस यही फैक्ट है। अगला क्वेश्चन है, 73वां क्वेश्चन है, जरा आंसर दीजिए। दापा के शासक काक वामोर, देखिए 73वां क्वेश्चन है, दापा के शासक काक वामोर पर आक्रमण किस पावन शासक ने उससे एक स्वर्ण आक्रमण किया और उससे एक स्वर्ण कलश छीनकर गौरी मठ में स्थापित किया? तो बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा। दापा के शासक काक वामोर पर आक्रमण कर पवार शासक ने उससे एक स्वर्ण कलश छीनकर गौरी मठ में स्थापित किया। इसका आंसर दीजिए जरा कि दापा का शासक वह कौन था जिसने आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद, दापा पर आक्रमण करने के बाद वहां पर स्वर्ण कलश छीना और उस स्वर्ण कलश को गौरी मठ में स्थापित करवाया था। तो कौन था वह शासक, जरा बताइए। बलभद्र, सहज, श्याम या फिर मान? तो बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा। तो सोचिए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो जी हाँ दोस्तों, मानसा इसका बिल्कुल सही है। 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। अभी डिटेल से भी आपको दिखाएंगे। बाकी लक्ष्मीचंद किसके शासनकाल में 8 बार आक्रमण किया था, जरा बताइए इसका आंसर। लक्ष्मीचंद ने किसके शासनकाल में 8 बार आक्रमण किया था? किसके शासनकाल में? सहजपाल, श्याम शाह, महिपति या फिर मानशाह? किसके शासनकाल में? तो बताइए जरा, तो किसके शासनकाल में? तो जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, मानशाह इसका बिल्कुल सही है। अब जरा यहाँ पे देखिए मानशाह से इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या क्या है। मानशाह के 2 सेनापति है और 2 सेनापति का नाम है, एक है नंदी और दूसरे का नाम है खत्तर सिंह। खत्तर सिंह की बात करें, जो यहाँ पर लक्ष्मीचंद से जब आक्रमण करता है 8वें युद्ध में, इसकी मृत्यु हो जाती है। बाकी जो श्रीनगर है वहीं पर इसने मानपुर नामक शहर की स्थापना की थी। इसका अभिलेख हमें क्षेत्रपाल मंदिर से मिलता है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, जो कवि भरत था वो इसी का दरबारी था। किसका दरबारी था? मानसा का दरबारी था। और मानसा के लिए इसने मानवोदय काव्य की रचना भी की थी। मानवोदय काव्य की रचना किसने की थी? ये की थी कवि भरत ने। इसी को ज्योतिक्राय कहते थे, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था। मूल भाषा इसकी संस्कृत थी और यहीं पर इसने इसे क्या कहा है? भीम के समान शौर्यवान, बलि के समान दानवीर और कर्ण के समान कीर्तिवान भी इसे कहा है। तो मानशाह से ये बातें हैं। 1591 से 1611 तक इसका कार्यकाल था। इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे देखिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक प्रश्न आपको यहाँ पर मैं कराना चाहूंगा, लेकिन आयोग ने इस प्रश्न को गलत दिया है, जो वीडियो पेपर में आया था कि दावा पर पहले आक्रमण इसने किया था और अभी हमने देखा कि दावा पर आक्रमण करने के बाद इसने वहां से स्वर्ण कलश भी प्राप्त किया था। लेकिन आयोग ने इसका आंसर मानसा नहीं माना, बल्कि क्या माना है? ऑप्शन नंबर ए, महिपति शाह माना है। तो बस दोस्तों, इस चीज को जरा ध्यान रखना है कि आयोग ने इसका आंसर महिपति शाह माना है। अगर आपको अजयपाल के बाद ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि अजयपाल के बाद तिब्बत पर आक्रमण करने वाला शासक कौन था, तो महिपति शाह जाना है। जबकि कर तो मानशाह ने कर दिया था, मानशाह के बाद श्याम शाह ने भी किया था, लेकिन आयोग ने इसका आंसर यह नहीं माना। आयोग ने इसका आंसर महिपति शाह माना। तो आपको भी अब आने वाले एग्जाम के लिए यही मानना है। तो अजयपाल के बाद ये पहला राजा हुआ। तो खैर पहले को आप इसे छोड़ दीजिए, पहला काट दीजिए। बाकी इसने अजयपाल के बाद ऐसा लिख लीजिए कि इसने तिब्बत पर आक्रमण किया था और यहां से स्वर्ण कलश और 4 सिंह वाला मेंढा इसने प्राप्त किया था, हराकर, यानी जो तिब्बत का दावा का प्रांत का राजा था। लक्ष्मीचंद का 7 बार आक्रमण किया। देखिए 7 बार असफल आक्रमण हुआ, 8वीं बार यहाँ पे सफल आक्रमण हुआ और उस युद्ध में जो मानसा का सेनापति था खत्तर सिंह, यह मारा गया। तो खत्तर सिंह की मृत्यु 8वें उसमें हुई और खतरवा त्योहार मनाने की शुरुआत भी तभी से की जाती है, ऐसा भी कहा जाता है कुछ इतिहासकारों द्वारा। 75वां क्वेश्चन, इसका आंसर दीजिए जरा। से किस स्थान पर हुई थी? तुझे के जहांगीरी के अनुसार जहांगीर की भेंट श्याम शाह से किस स्थान पर हुई थी? तो देखिए बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा। तो सोचिए जरा, क्या इसका सही आंसर होने वाला है? लाहौर, आगरा, दिल्ली या फिर फतेहपुर? तो बताइए कहां पर हुई थी? तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं आगरा, यह बिल्कुल सही है, यह आपको ध्यान रखना है। और वास्तु शिरोमणि पुस्तक के लेखक कौन है?
तो बताइए जरा। देखिए दोस्तों, आपको बता दें, जो वास्तु शिरोमणि पुस्तक है ये जिन्होंने लिखी है वह श्यामशाह के गुरु हैं, श्यामशाह के गुरु हैं। जब श्यामशाह ने एक ताम्रपत्र यहाँ पर जब भूमि दान दी थी सिलसारी का, तो वहां पर अपने गुरु को उन्होंने उसका एक प्रतिनिधि बनाया था। तो उनका नाम क्या है बताइए जरा, वास्तु शिरोमणि पुस्तक के लेखक बताइए जरा। तो जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गुरु शंकर। यह बिल्कुल सही है। अब जरा यहां पर देखिए, सबसे पहले तो आपको देखिए, गुरु शंकर उन्होंने वास्तु शिरोमणि पुस्तक लिखी है, और ये किसके काल में थे? श्यामशाह के दरबार में थे। देखिए 45वां शासक था, और 1611 से लेकर 1631 तक या फिर 1625 तक, क्योंकि विवादित है, इसका कार्यकाल माना जाता है। इंपॉर्टेंट देखिए दोस्तों यहाँ पर यह है कि चंद वंश का जो राजनीतिक उथल पुथल होने के कारण जो तिरमल चंद था, इसने इसके काल में शरण लिया था। कुछ इतिहासकार महिपति शाह को भी मानते हैं जो श्यामशाह के बाद आया था, लेकिन इसने श्यामशाह के ही काल में शरण ली थी। और बाकी दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना कि इसी ने चंद राजा को बनाने में, जो तिरमल चंद है, इसे गद्दी पर बैठाने की भी पूरी कोशिश की थी, लेकिन जो इसमें मुख्य जो यहाँ पर जो कार्य किया था वो महिपति शाह ने किया था, श्यामशाह के अंडर में रहकर। तो ये बातें हैं। फैक्ट देखिए, श्यामशाह का हमें एकमात्र ताम्रलिख मिलता है जिसमें उसने शिवनाथ जोगी व्यक्ति को सिलसारी ग्राम में कुछ भूमि दान दी थी। और जब यह भूमि दान दी थी तब उसने जो अपने गुरु हैं यानी शंकर देव, इनको अपना इसका क्या बनाया था, जैसे प्रतिनिधि बनाते हैं ना वादी टाइप का, तो यह बनवाया था इन्होंने। तो बाकी दोस्तों, अपने पिता के भांति श्यामशाह ने भी दाबा प्रांत पर आक्रमण किया था, और एक शेर, स्वर्ण और गाय भी यहाँ पर इसने प्राप्त की थी। एग्जाम दृष्टि देखिए, जहांगीरनामा के अनुसार श्यामशाह का वर्णन मिलता है, और इसके अनुसार जहांगीर की श्यामशाह से भेंट होकर एक घोड़ा और एक उपहार दिया था। श्यामशाह की मुलाकात कब हुई थी जहांगीर से? तो वह हुई थी अप्रैल 1621 में। और कहां पर हुई थी? आगरा में हुई थी। कहां पर हुई थी? आगरा में हुई थी। इसी राजा के काल में केशवराय मठ श्रीनगर की स्थापना की थी। देखिए, केशवराय मठ की स्थापना कहा जाता है कि जो गुरु केशव राय हो उनके द्वारा की गई थी, लेकिन इसका निर्माण जो महिपति शाह है उसने करवाया था, क्योंकि महिपति शाह का यहाँ पर क्या मिलता है? लेख हमें मिलता है, और जो 1625 का है, तो इसीलिए थोड़ा विवादित है। कोई कहते हैं कि 1625 में महिपति शाह गद्दी पर बैठ गया था, कोई कहते हैं कि श्यामशाह के काल में रहते हुए उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। श्यामशाह के काल में ही पादी अंत्योदय आया था, जो श्रीनगर आया था। श्यामशाह निसंतान राजा था, इसकी 60 रानियां थी, और इसकी मृत्यु की बात करें दोस्तों, श्यामशाह की मृत्यु की बात करें तो नदी में डूबने से हुई थी। तो बस दोस्तों, इन फैक्ट को आपको ध्यान रखना है। अब अगला क्वेश्चन, 77वां क्वेश्चन है, महाप्रचंड भुजदंड महिपति शाह को किसने कहा था? जरा बताइए इसका आंसर क्या होगा 77 का। भुजदंड महिपति शाह को किसने कहा था? तो हरिकृष्ण रतूड़ी ने, मोला राम ने, कवि भरत ने, या फिर रतन कवि ने? तो महाप्रचंड भुजदंड महिपति शाह को किसने कहा था? तो देखिए दोस्तों, यह जो कहा था, ये कहा था मोला राम ने। किसने कहा था? मोला राम ने। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही है। और बाकी दोस्तों, आप यहाँ पे देखोगे कि महिपति शाह के किस सेना, देखिए दोस्तों, हमने आपको कुछ समय पहले जब हमने आपको यह पढ़वाया था, जब हमने आपको गढ़वाल परामर्श करवाया था, तो वहां पे हमने आपको सेम यही प्रश्न दिखाया था, और वहां पर इसका आंसर आपको फतेहपति शाह दिखाया था, फतेहपति शाह दिखाया था। लेकिन अब यहाँ पर ऑप्शन में फतेहपति शाह नहीं है, तब इसका आंसर क्या होगा? तो बताइए जरा, क्या हो सकता है 78वें का आंसर? तो बताइए। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर दीजिए जरा कि महिपति शाह ने किस सेनापति की तलवारें व महिपति शाह के किस सेनापति की तलवारें अस्त्र शस्त्र बुद्ध मूर्ति के साथ दाबा प्रांत में रखे गए हैं उसकी वीरता को सम्मान देने के लिए? तो बताइए जरा। तो बताइए। तो बनवारी दास, बरतौल बंधु, लोधी रिखोला, या फिर माधो सिंह भंडारी, ये सभी महिपति शाह के सेनापति थे। तो बताइए जरा, क्या होगा इसका आंसर? तो सोचिए जरा। तो जी हाँ दोस्तों, बरतौल बंधु इसका बिल्कुल सही है। देखिए, आज बुक में यह बताया गया है कि जो फतेहपति शाह है, इसकी वीरता को सम्मान देने के लिए दाबा प्रांत में उसके अस्त्र शस्त्र वगैरह रखे गए हैं। कठोर सर की बुक में यह बताया गया है कि महिपति शाह के जो सेनापति है उसकी तलवारें अस्त्र शस्त्र बुद्ध की मूर्ति के साथ दाबा प्रांत में रखे गए उसके सम्मान देने के लिए। साथ ही साथ फतेहपति शाह के बारे में भी बताया गया है कठोर सर की बुक में कि इसके भी समानता के लिए, इसके सम्मान के लिए जो दाबा प्रांत है वहां पर इसके अस्त्र शस्त्र रखे गए हैं। तो दोनों इसका राइट आंसर होगा, और यह आपको चलना है। बरतौल बंधु भी सही है, फतेहपति शाह भी इसका सही ही है। 78वां क्वेश्चन हो गया है। अब जरा महिपति शाह से देखिए, सबसे पहले तो देखिए कार्यकाल की बात करते हैं। तो कार्यकाल इसका थोड़ा विवादित है, तो कार्यकाल को आपको जाना नहीं है, केवल आपको जो देखना है दोस्तों, इसकी आप उपाधि देखिए। देखिए, उपाधि की बात करें दोस्तों, उपाधि आप यहाँ पे देखोगे, और उपाधि आप यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर है गरुभंजन, इसे कहते हैं। महाप्रचंड भुजदंड किसने कहा था? मोला राम ने कहा था। घमंडी और अक्खड़ राजा भी इसलिए कहा जाता है। देखिए, यह शाहजहां के जब यहाँ पर राज्याभिषेक हुआ था
उसके दरबार में नहीं गया था उसके कहने पर भी। इसलिए जो मुगल इतिहासकार है, जो मुगल शासक है, इसे घमंडी और अक्खड़ राजा कहते हैं। तो महिपति शाह को कहते हैं। गर्भभंजक की बात करें तो माधो सिंह भंडारी है और ये सभी इसके सेनापति है। लोधी रिखोला, माधो सिंह भंडारी, बरतवाल बंधु, बनवारी दास और बेग जो दोस्त बेग मुगल है, तो ये सभी इसके सेनापति है। और इसका जो बरतवाल बंधु सेनापति है, ये यहाँ पे जो दावा प्रांत है वहां पर रहा था और वहां पर उस वीरगति को भी प्राप्त हुआ था और वहीं पर इसके अस्त्र शस्त्र भी हैं। बाकी दोस्तों, किस पाल शासक ने तिरुमल चंद को राजा बनाया था, तो ये ऑप्शन के अनुसार करना पड़ता है महिपति शाह या फिर श्याम शाह, क्योंकि दोनों इसके ऑप्शन में आते हैं। क्योंकि इनकी तिथि विवादित थे इसलिए ये थोड़ा विवादित थे। खैर, श्याम शाह पहले ऑप्शन में रखना, श्याम शाह ऑप्शन में ना हो तो महिपति शाह। बाकी दोस्तों, यहाँ पर इतने ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जरा यहाँ पे देखिए कि अली जेसवर्ट ट्रेवल्स एंड सेंट्रल एशिया जो सी वेसल्स की पुस्तक है, उसके अनुसार देखिए, उसके अनुसार महिपति शाह ने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया। और जो क्वेश्चन अभी यूकेएसएससी ने आपको पूछा था, ध्यान रखना कि महिपति शाह अजय पाल के बाद पहला ऐसा शासक हुआ जिसने तिब्बत पर आक्रमण किया। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। कलंकपूर्ण कार्य की बात करें, इसने नागा सातों की निर्मम हत्या करवाई थी और रोटी सूची प्रथा की इसने शुरुआत करवाई थी, जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बाकी दोस्तों, यहाँ पर इतना ही है। और तिरुमल चंद से मृत्यु की थी इसने अपने प्रायश्चित के लिए, और साधारण से युद्ध में ये वीर गति को प्राप्त हो गया था। तो देखिए दोस्तों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट बुक यहाँ पे देखेंगे और बाकी जो हमारी कल और परसों की क्लास होगी वहां पर आपको डिस्कस करवाएंगे। 20 तारीख तक यह बुक आपको कंप्लीट दे देंगे। देखिए, सामरिक ग्रंथ की बात करते हैं तो ठाकुर सूरबीर सिंह ने यह पुस्तक लिखी है, गढ़वाल से संबंधित है। गढ़वाल राज्य वंशावली देवराज की है। तो देवराज की पुस्तक का नाम क्या है? गढ़वाल राज्य वंशावली। सभासार ग्रंथ सुदर्शन शाह ने लिखी है, सूरत कवि नाम से लिखी है। इसके कुल कितने खंड है, जरा आप बताइए कि सभासार ग्रंथ के कुल कितने खंड है और किस भाषा में है? जरा बताइए दोस्तों, कितने खंड है और यानी सभासार ग्रंथ के कुल कितने खंड है, किस भाषा में लिखी गई है? तब तक इसका आंसर दीजिए जरा। देखिए, द ग्लोरी दैट व्हाट गुज्जर, इस पुस्तक के लेखक है कन्हैयालाल मुंशीलाल। गोरखनाथ एंड द कनफटा योगेश की बात करें, जिसमें अजय पाल को गोरखनाथ पंथ की एक शाखा का संस्थापक भी बताया गया है, जॉर्ज डब्ल्यू ब्रिंक्स ने लिखा है। हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल अजय रावत। मानवोदय काव्य जहांगीर विनोद कवि भरत। गढ़वाल एंसेंट एंड मॉडर्न की बात करें 1916 या फिर 17, अलग अलग किताबों में अलग अलग तिथि यहाँ पर दी गई है। राय बहादुर पातराम ने पुस्तक लिखी थी। गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां भक्त दर्शन ने। और इसके अलावा यहाँ पर बात करें, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, यह मेमोयर्स ऑफ देहरादून जी.आर. विलियम्स ने लिखी है। तो मेमोयर्स ऑफ देहरादून जी.आर. विलियम्स ने। विचित्र नाटक गुरु गोविंद ने। और देखिए, वृत्त कॉमेडी मती राम ने। वृत्त कॉमेडी, देखो वृत्त, देखिए वृत्त यानी होता है बार बार रिपीट करना, बोलते हैं ना, वृत्त यानी गोल घेरा टाइप का। तो मती हमारी बार बार वृत्त कर रही है, वृत्त बार बार याद कर रही है, वृत्त कर दी है। तो मती राम वृत्त कॉमेडी। फतेह शाह या फिर हम यहाँ पे ऐसे लिखे फतेह प्रकाश, क्या लिखे? फतेह प्रकाश। तो यह पुस्तक किसने लिखी है? रतन कबीर ने लिखी है, जिसे क्षेमराज भी कहते हैं। फतेह शाह कर्ण ग्रंथ, तो फतेह शाह कर्ण ग्रंथ जटाशंकर। फतेह शाह कर्ण ग्रंथ जटाशंकर। फतेह शाह यशो वर्णन की बात करें, देखिए यश किसकी होती है? रामचंद्र जी की होती है। तो रामचंद्र कड़ियाल। वृत्त विचार सुखदेव मिश्रा। वृत्त विचार सुखदेव मिश्रा। तो बस दोस्तों, ऐसे आपको याद करना है। बाकी आप यहाँ पे देखोगे कि गढ़वाल का इतिहास 1928, नरेंद्र हिंदुल्लो 1919, और यह पुस्तक किसने लिखी है? हरिकृष्ण रतूड़ी जी ने लिखी है। तो बस दोस्तों, आज की इतनी ही पुस्तकें हैं और इन्हीं को आपको रिपीट करना है और याद करना है। तो इतने ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आज के यहाँ से हैं। तो कल मिलेंगे फिर यही दूसरी क्लास में, और 2 पार्ट में हम आपको यह जो क्लासें कंप्लीट करवा देंगे। मैक्सिमम पार्ट कल करवा देंगे, अगर कल कंप्लीट ना हो पाए तो परसों फिर एक मैराथन क्लास में लाकर जो यह बुक है आपको कंप्लीट करवा देंगे। तो 20 अगस्त तक यह बुक आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपको नई वीडियो में। तो जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।